Hello बच्चों, how are you all? Good. So in this video I am going to discuss the NCERT questions of topic motion in one dimension, or you can say straight line motion. So as usual नोटबुक पेन लेंगे और साथ में काम करते हैं। और बस पढ़ते वक्त फिर उसको बहुत प्रेशर बना के नहीं पढ़ना है कि मुझे नहीं आता है, मुझसे नहीं होगा। एंड करेंगे, क्वेश्चन हो जाएंगे, बट क्वेश्चंस करते वक्त जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब भी हमने क्वेश्चंस पढ़ने हैं तो क्वेश्चन पढ़ना बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में पिक्चर बन जानी चाहिए कि ये चीज़ दी है और ये चीज़ ये होती है। ठीक है, तो अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन में हमें जितने भी चीज़ें हमें ये बताने हैं कि ये पॉइंट मास है या नहीं है, या पॉइंट ऑब्जेक्ट है या नहीं। सो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट बताती हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो जो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है हमारा, जैसे सपोज करते हैं हमको एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट की लेंथ 1 मीटर है और ये 100 किलोमीटर चल रहा है। आप इमेजिन करो 100 किलोमीटर कितना होता है। पहले डिस्टेंस इमेजिन करना बेटे, आप जहाँ भी रहते हैं, ठीक है। 1 मीटर का मतलब हम समझते हैं अपने हाथ से डायमेंशन से ये समझ लिया, और 1 किलोमीटर जहाँ भी आप रहेंगे, कॉलोनी देखेंगे या रोड्स देखेंगे, तो आप ये मेरे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस और 1 मीटर में भी काफ़ी फ़र्क है। तो जैसे हमारी कार है, मान लेते हैं ना, तो कार हम बोलेंगे कि मान लीजिए शिमला से दिल्ली जा रही है ना, या हमने कोई और स्टेशन पकड़ लिया, तो वहाँ से जो डिस्टेंस है और कार की जो साइज़ है, कार की साइज़ तो बहुत छोटी होगी डिस्टेंस के कंपैरिजन में, तो हम कार को क्या ले लेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। मतलब ये हो गया व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज़ वेरी लार्ज एज कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और ऑब्जेक्ट की साइज बहुत कम है तो उसको हम लोग बोल देंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। हम सारे एग्जांपल्स में ये देखते हैं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट है या नहीं। एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन यही था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ मोशन कैन द बॉडी बी कंसिडर्ड अप्रॉक्सीमेटली एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट समझ आ गया, मतलब पॉइंट मतलब छोटा। ठीक है, अब रेलवे कैरिज मूविंग विदाउट जर्क बिटवीन 2 स्टेशंस, मतलब रेलवे है 2 स्टेशन के बीच मूव करती है। तो जो आप ये सोचो, जो ट्रेन है हमारी बेटा, है ना, अब ट्रेन की लेंथ जो है और 2 स्टेशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिपेंड करेगा। तो जनरली ट्रेन का जो स्टॉपेज होते हैं वो बहुत नज़दीक नहीं होते, है ना, तो जो लेंथ है ट्रेन की दैट इज़ अ स्मॉल as compared to distance between 2 stations। तो हम इस समय ट्रेन को क्या कंसिडर कर लेंगे, वी कैन कंसिडर एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या कंसिडर कर लेंगे, एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, monkey sitting on a top of a man cycling smooth on a circular track। अब आपने मेले सर्कस वगैरह में देखा होगा कि लोग मंकी के शोज़ करते हैं, कंधे पे मंकी को बैठा लिया और चल रहे हैं, साइकिल पे बैठा लिया। अब इमेजिन करो कि यदि वो छोटा सा ग्राउंड है और छोटे से ग्राउंड में साइकिल चल रही है, तो जितना डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है और मंकी की साइज़ है, हो सकता है बहुत ज़्यादा फ़र्क ना हो, तो हम मंकी को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे। बट मान लेते हैं सर्कल बहुत बड़ा है और तो उसके कंपेयर में मंकी क्या है, छोटा है, तो हम क्या मान लेंगे, वी कैन कंसिडर एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट किस चीज़ से डिपेंड कर रहा है कि वो किस सर्कल में मूव कर रहा है। यदि सर्कल बड़ा है सो इट कैन कंसिडर एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, सर्कल छोटा है सो वी कैन नॉट कंसिडर। नेक्स्ट इज स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न्स शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड। मतलब स्पिनिंग, अब आपने पता है कि जो हमारे बॉलर होते हैं, हम बोलते हैं स्पिनर है ये, है ना, या फास्ट बॉलर है। तो स्पिन में क्या होगा, जो बॉल होती है वो थोड़ी सी घूमती है, तो जो बॉल जितनी घूमती है और ये हमारे फील्ड का मान लेते हैं डिस्टेंस है,
तो जितनी बॉल घूम के जाती है और जो डिस्टेंस है वो कंपेरेबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि स्पिन बहुत कम हुई है, तो तो उसको जब कंपेरेबल चीज़ होगी मतलब उसको पॉइंट मास कंसिडर नहीं करेंगे। सो दिस कैन नॉट बी कंसिडर एज अ स्पिनिंग, कैन नॉट बी कंसिडर पॉइंट मास। नेक्स्ट, ट्रम्बलिंग बीकर दैट इज स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ द टेबल। एक कोई बीकर है, टेबल पे हमने बीकर लिख दिया है और वहाँ से गिर रहा है, तो जनरली टेबल पे जो बीकर है जो गिर रहा है मतलब वो बहुत छोटा मोटा होगा तो उसने बैलेंस बना लिया था टेबल पे, पर वो गिर रहा है, बैलेंस नहीं बना रहा है, इसका मतलब इट इज़ अ कंपेरेबल टू द टेबल, इट इज़ अ कंपेरेबल टू द टेबल, सो इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। सब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, सिर्फ हमने यही देखना है कि हम किससे कंपेयर कर रहे हैं। जिससे कंपेयर कर रहे थे तो यदि वो चीज़ छोटी है तो हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल देंगे, बड़ी है कंपेरेबल है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोजीशन ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन मतलब एक पे x और एक पे t ग्राफ, पोजीशन ग्राफ फॉर टू चिल्ड्रन a एंड b, दो बच्चे a एंड b रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल ओ पे इनका स्कूल है, अपने स्कूल से, देयर होम्स P एंड Q, एक का होम P पे है और एक का होम Q पे है रिस्पेक्टिवली। आज शोन फिगर, चूज द करेक्ट एंट्रीज इन द ब्रैकेट बिलो। क्वेश्चन है, दो बच्चे हैं, मान लो वहाँ पर ओ पे इनका स्कूल है और हमने पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया, पोजीशन का मतलब डिस्टेंस और टाइम। अब क्या बोलते हैं ये कि A ऑब्लिक B लिव क्लोजर टू द स्कूल। अब बोलो स्कूल के कौन नज़दीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा, जो ऑब्जेक्ट A है वो कहाँ पर पहुँचना है P, मतलब बॉय A का घर कहाँ पर है P पे और Q का यहाँ पर है। तो यदि मैं स्कूल से डिस्टेंस देखूँ, ये वाला ग्राफ क्या बता रहा है मेरा डिस्टेंस। सो O पे स्कूल है और Y एक्सिस पे क्या है डिस्टेंस, तो Y से जो डिस्टेंस हमें P का क्या लग रहा है नज़दीक, और P किसका घर है A का, मतलब हमें क्या समझ आ गया कि क्लोजर कौन है, P इज क्लोजर टू Q, P हमारा नज़दीक है, इसका मतलब है बॉय A लिव नियर टू B, सो A लिव क्लोजर टू द स्कूल देन B, यहाँ पर B टिका जाएगा। नेक्स्ट, A ऑब्लिक B स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर। अब स्कूल से कौन जल्दी चलता है, ये टाइम है, छुट्टी हो गई, बच्चे बाहर निकल गए, ये तो एकदम से निकल गया, ये थोड़ी देर स्कूल में रुक गया, अपने फ्रेंड का वेट करता रहा, तो जल्दी कौन निकला, A स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्ली देन B, A ने जल्दी निकला B से। ग्राफ देख के समझ आ रहा है आपको ये। सेकंड क्या बोलते हैं, A डैश B वॉक्स फास्टर। बोलो अब कौन जल्दी चलता है, यहाँ देखेंगे ध्यान से, जो A था उसका घर P पे है, B का घर Q पे है, पर दोनों सेम टाइम पे पहुँचते हैं और ये रुक के भी गया, मतलब A मज़े से धीरे धीरे चल रहा था, B बाद में निकला, पर इसका घर दूर था, तो इसने क्या किया, अपने यहाँ से तेज़ भाग गया, मतलब क्या हो गया बेटे हमारा, B वॉक्स फास्टर देन A। नेक्स्ट, A एंड B रीच होम एट द सेम और डिफरेंट टाइम। देखते हैं, A यहाँ पहुँचा, B यहाँ, और दोनों सेम टाइम पे पहुँचते हैं, मतलब आंसर कितना आ जाएगा, सेम टाइम। नेक्स्ट, A ऑब्लिक B ओवरटेक्स ऑन द रोड वंस और ट्वाइस। अब देखो ये तो सीधे सीधे जा रहा था, यहाँ पहुँच गया, उसके बाद B आया और B ने दौड़ के निकला, तो B ने इसको क्या किया, ओवरटेक। पर कितने बार किया, एक बार, तो क्या आ जाएगा, B ओवरटेक्स ऑन द रोड वंस, B ओवरटेक रोड द वंस। क्लियर। तो पोजीशन टाइम ग्राफ था, ग्राफ में सब चीज़ें बता दी,
यहाँ से क्या शुरू हुआ, ए हमारा पहले चलना शुरू करता है और बी थोड़ा सा देर से चलता है, फिर भी दोनों साथ में घर पहुँच गए। कब पॉसिबल है, जब बी थोड़ा तेज चलेगा और घर ए का नज़दीक था, बी का दूर था। तो एक्स ग्राफ क्या बता रहा है हमारा, पोजीशन और टाइम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 3 इज अ वुमन स्टार्ट फ्रॉम हर होम एट 9 AM। अपने घर से वुमेन चलती है, कितने बजे चलती है, स्टार्ट करती है 9 AM। आप अपने आप को समझ लो कि आप घर से स्कूल जाते हैं। वॉक विद द स्पीड ऑफ, कितनी स्पीड से चलती है, 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक आवर में 5 किलोमीटर चलना है उसने, है ना, इतनी स्पीड है, फास्ट जा रहे हैं। अब ऑफिस कितनी डिस्टेंस पे, 2.5, ऑफिस का डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर, ऑफिस का डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर। स्टे एट द ऑफिस, ऑफिस में रुकती है 5 PM तक, ठीक है, फिर वापस आती है। पहले तो ये देखते हैं कि ऑफिस जाने में टाइम कितना लगा। जब 5 किलोमीटर जाने में 1 आवर लग रहा है तो 2.5 किलोमीटर जाने में टाइम कितना लगेगा बेटे हमारा, हाफ आवर, मतलब 30 मिनट। अब जब वापस, तो डिस्टेंस तो वही है पर ऑटो पकड़ लेती है, तो जो ऑटो पकड़ता है तो ऑटो की जो स्पीड थी वो कितनी थी, 25 किलोमीटर पर आवर। अब मतलब क्या हो गया, 1 आवर में 25 किलोमीटर जाएगी और उसका घर तो 2.5 किलोमीटर पे ही है, मतलब 1 बाय मैंने 10 कर दिया 10 आवर और 25/10 किलोमीटर कर दिया, 2.5 आ गया, 1 आवर मतलब 60 मिनट अपॉन 10 और 2.5 किलोमीटर, मतलब वापस आने में उसको सिर्फ जो टाइम लगा वो कितना लगा, 6 मिनट। कितना लगा, सिर्फ 6 मिनट। अब हमसे पूछते हैं हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो हमें ऐसा ग्राफ प्लॉट करना है ताकि हमारा ग्राफ पेपर पे बन जाए। यदि मान लेते बेटे हम यहाँ पर मिनट्स के हिसाब से डालें 30 मिनट 30 मिनट, तो हमें टोटल कितने आवर बनाने हैं, 9 AM to 5। अब 9 to 5 मतलब कितने आवर हो गए। यदि मैं यहाँ पर ऐसा बना दूँ 9 AM 10 11 12 1 2 3 4 5 और 6। अब 6 का भी मैं 10वां पार्ट बना देती हूँ। तो 6 का जो 10वां पार्ट आया वो कितना आ गया हमारा, 6 का जो 10वां पार्ट आया वो 6 मिनट आ गया, है ना, 5 6 है ना, यहाँ 6 मतलब कितना आ गया 60 मिनट और मुझे कितना चाहिए 6 मिनट, और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 30 मिनट, है ना। अब देखते हैं बेटे, यहाँ डिस्टेंस ले लो बेटे 0.5 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, 1.5 2 2.5 किलोमीटर और ये 3। इसका नाम दे दिया मैंने डिस्टेंस x, और ये हमारा किलोमीटर में है और ये हमारा टाइम है, ये आर में है, एक इसमें आर में है। अब बनाते हैं। वुमेन्स 9 बजे शुरू करती है और कितनी देर में ऑफिस पहुंच जाती है, 30 मिनट। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया है, ये ग्राफ बना मेरा कहाँ तक, यहाँ तक, ये 30 मिनट्स तक। फिर 5 बजे तक ऑफिस में रही। उसके बाद क्या हुआ, वापस आई तो वापस थोड़ा जल्दी पहुँच गई, तो वापस आने में कितना टाइम लगा उसको, 6। तो ये वाला टाइम कहलाएगा, कितना कहलाएगा, 6 मिनट। और ये वाला जो टाइम था वो कितना था हमारा, ये कितना था, 30 मिनट। ग्राफ इज क्लियर। आप और अच्छे ग्राफ पेपर बना लेना।
कंसेप्ट ये समझाना था कि यहाँ पर स्लोप कुछ और होगा, यहाँ पर स्लोप कुछ और होगा। जब रेस्ट है तो पोजीशन इज नॉट चेंजिंग। क्लियर? गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज drunkard walking in a narrow lane take 5 steps forward and 3 steps backward, followed again 5 steps forward and 3 steps backward, and so on. Each step is 1 meter long and required 1 second. Determine how long the drunkard takes to fall in pit 13 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट। कहने का क्वेश्चन ये है कि एक ड्रंकर्ड है, शराबी है, ज़्यादा पी ली उसने, वो चलता है तो क्या होता है कि नैरो लेन है, वो 5 कदम आगे बढ़ाता है, पर जैसे 5 कदम उसके आगे बढ़ते हैं और 3 उसके पीछे आ जाते हैं, मतलब 5 आगे चलेगा और 3 पीछे आ गया, और एक स्टेप चलने में वो 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है और 1 सेकेंड चलता है। मतलब हमें ये समझ आ गया कि जब वो 8 सेकेंड तक चला, जब 8 सेकेंड चला तो डिस्टेंस 2 ही मीटर चल पाया। क्यों? 1 कदम आगे चला, 5 स्टेप ले, 3 पीछे आ गया। तो अल्टीमेटली 1 2 3 4 5 3 पीछे, तो बचा कितना? 2। फिर सेकेंड टाइम भी ऐसे ही करेगा, 1 2 3 4 5, फिर 3 फिर पीछे आ गया। तो 8 नेक्स्ट 8 सेकेंड में भी कितना चला है? 2 मीटर। नेक्स्ट 8 सेकेंड में भी कितना चला? 2 मीटर। नेक्स्ट 8 सेकेंड में भी कितना चला? 2 मीटर। अब यहाँ पर 13 मीटर पे कितना था? पिट। तो अब यहाँ से कितना मीटर हो गया? 2 मीटर ये चल गया, 2 मीटर ये चल गया, वैसे ही 2 मीटर यहाँ चल जाएगा, फिर नेक्स्ट में 2 मीटर चल जाएगा। अब नेक्स्ट फिर 1 2 3 4, जब 5 चलता है तो देखो कितना आ जाएगा? 2 + 2 4 + 2 8, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8। 8 के बाद जैसे ही 5 चलता है, 1 2 3 4 5, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया बेटे हमारा? 13। तो यहाँ पर क्या था? पिट, तो यहाँ गिर गया। अब इस 5 के बाद पीछे नहीं आया, तो नेक्स्ट जो 5 सेकेंड में वो कितना चला बेटे? 5 मीटर चल गया। तो कितना हो गया डिस्टेंस हमारा? 8 + 5 13, और टाइम कितना लगा इसको? 32 + 5 37। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 37 सेकेंड। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। क्लियर? और भी स्टेप बढ़ा के आ सकते हैं, कुछ और भी क्वेश्चन बन सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गॉट इट? क्लियर हो गया? क्या था कि एक बार में 5 कदम आगे चलता है, 2 पीछे आया, तो एक बार में कितना चल गया? 8 सेकंड में तो 2 ही मीटर चल पाया ना, क्योंकि एक क्या बोलते हैं, 1 मीटर चलने में 1 सेकंड लग रहा है। फिर नेक्स्ट 8 गया, फिर वापस आया, फिर नेक्स्ट गया, फिर वापस आया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ कार मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट हाईवे विद द स्पीड 126 km/h। स्ट्रेट हाईवे पे जाती कितनी स्पीड से? 126 km/h। इज ब्रॉट टू स्टॉप। ब्रॉट टू स्टॉप का मतलब ये हो गया, ये इनिशियल स्पीड है और फाइनल स्पीड क्या कर दी? 0। इज ब्रॉट टू स्टॉप विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 200। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके कार किस में आ गई हमारी? स्टॉप हो गई, 200। What is the retardation of the car assumed uniform and how does it take for car to stop? मतलब कितने देर के बाद कार स्टॉप होगी और रिटार्डेशन क्या है? मतलब हमें रिटार्डेशन क्वेश्चन मार्क ये है और टाइम भी हमारा क्वेश्चन मार्क है। अब सोचते हैं बेटे, हमें यहाँ पर डिस्टेंस एक दे दिया हमें मीटर में और एक दे दिया 26 km/h में, तो हमें पहले तो यूनिट चेंज करनी पड़ेगी। तो वैसे कैसे चेंज करते हैं? 2 तरीके बताए थे। पहले आप V1 को देखो,
ये आ जाएगा 126 किलोमीटर मतलब 10⁻³ मीटर, और आर मतलब 60 मिनट और 60 सेकेंड। ये तो तब के लिए आप बिल्कुल भूल जाते हैं। अदरवाइज और क्या तरीका होता है, 1 किलोमीटर पर आर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। देखो कैसे, 1000, 60 और 60, 2 0 चले गए, 2 से कितना आ जाएगा हमारा 5, 2 से कितना आ जाएगा 3, 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर देते 5/18। 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड, जैसे ठीक लगता है। अब 2 0 चले जाएंगे, अब नेक्स्ट 6 से कितना आ जाएगा 6 2 1, मैं थोड़ा और कर देती हूँ 21, और ये आ जाएगा 10, और ये आ जाएगा 6। अब 3 से कितना आ जाएगा 2, 3 से आ जाएगा 7, और ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 35। तो V1 आ जाएगा 35 मीटर पर सेकेंड। चाहे V1 बोलो चाहे इसको U बोल दो, क्योंकि हमारा जो नोटेशन है वो क्या है, U इज़ द इनिशियल वेलोसिटी। अब हमें क्या निकालना, A, ऑब्जेक्ट रुक रहा है। हमारे पास फॉर्मूले कितने हैं, यदि हम V इज इक्वल टू U प्लस AT लगाते हैं बच्चे, तो यहाँ पर A भी अननोन है और कौन सा अननोन है, T भी अननोन है, पर हमें क्या दे दिया, S दे दिया है। तो लगाओ दिमाग, कौन सा लगा लेंगे फॉर्मूला, V² माइनस U² इज इक्वल टू 2AS। हाँ, इसमें एक ही क्वांटिटी अननोन है। V कितना आ गया 0, U कितना था 35 का स्क्वायर 2, A कितना है मालूम नहीं, साइन कर दोगे माइनस, S कितना है 200, निकाल दो, माइनस माइनस साथ कट जाएगा, 35 मल्टीप्लाई 35, 2 यहाँ 200, और कितना आ जाएगा A। 5 से कर देते हैं, 5 से यहाँ आ जाएगा 7, और ये आ जाएगा 40, और ये कितना आ जाएगा इन 5 से 7, और ये कितना आ जाएगा 8। तो A इज इक्वल टू 7 7 49/16। अब 16 3 होता है 48, तो कितना आ जाएगा हमारा 16 3 करके देख लेते हैं, 49, 16 3 48, 1.0 and 0, 16 5 16 6.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम 3 भी लिख सकते हैं कैलकुलेशन के लिए। तो A की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, A इज इक्वल टू 3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट A आपको मिल गया, अब वी हैव टू फाइंड आउट T। सो V इज इक्वल टू U प्लस AT। V 0 आ गया, U कितना था हमारा, अभी आपने निकाल लिया था 126 किलोमीटर का, मैंने क्या लगा 35 माइनस 3.06 एंड T। तो 35 इज इक्वल टू 3.06 T, एंड T कितना आ जाएगा 35 डिवाइड बाय 3.06। यदि 3 से ही कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, निकाल दो टाइम फटाफट, 3 1 1, 3 2 6। ना डू इट, सो T इज इक्वल टू, यहाँ कर दो बेटे, एंड 306 कर देते हैं सॉल्व। 306 1 आ गया, 4, और ये आ जाएगा 4 एंड 0 अगेन 1, 306 4 and 3 1.0, 3 4s are 12, 4 and 24। तो जो हमारा टाइम आया that will be T is equal to 11.4 सेकेंड।
बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, सिर्फ कन्वर्शन करना था और कुछ भी नहीं था। क्लियर? नाउ switch over to the next question. The next question is, a player throws a ball upwards with initial speed 29.4 मीटर पर सेकेंड। एक प्लेयर है, ऊपर बॉल को थ्रो कर रहा है और जिसकी स्पीड है 29.4 मीटर पर सेकेंड। What is the direction of acceleration during upward motion of the ball? ये चीज़ बच्चे आप लोग ने बहुत अच्छे समझना। जब 10th क्लास या 9th क्लास में ग्रेविटेशन पढ़ते हैं तो जनरली मैंने काफ़ी बच्चों को देखा, वो क्या करेंगे, एक बार बोलेंगे जब ऊपर जाएगा तो एक बार जी प्लस से लेंगे, एक बार जी माइनस से लेंगे। ऐसा कभी नहीं करना है। आप ये मान लो कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डाउनवर्ड लगता है, तो ये कितना है mg। तो जो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड, वो हमेशा कहाँ लगेगा, हमारा डाउनवर्ड। तो चाहे बॉल आप थ्रो करो, चाहे बॉल आप डाउन थ्रो करो, बॉल चाहे अपवर्ड करो चाहे बॉल डाउनवर्ड, हमारा एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड। ये डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा, ये बिल्कुल पक्का क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अब यहाँ पर कितना आ गया, ए। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी, अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। बॉल अपवर्ड जा रही है तब भी क्या लिखेंगे आप, एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी जी एक्स वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, चाहे बॉल अप हो चाहे डाउन हो। नेक्स्ट, व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द मोशन। हम ये पढ़ते हैं कि जो बॉल है ऊपर कब तक जाएगी, ये तब तक जाएगी जब तक इसकी वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। इसका मतलब एट द हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी तो जीरो होगी पर एक्सेलरेशन हमारा जी ही रहेगा, पर एक्शन हमारा जी ही रहेगा। नेक्स्ट, चूज द x is equal to 0 and t is equal to 0 be the location and the time at the highest point। मैंने बोला जब बॉल हमारी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गई तो उसको मैंने x is equal to 0 बोल दिया और टाइम t is equal to 0 बोल दिया। ये सी पार्ट में ये बोलते हैं, चूज at x equal to 0 and t is equal to 0 be the location and the time at the highest point। vertically downward direction to be positive direction of x-axis and give the sign of position, velocity and acceleration of the ball during its upward motion। अब यदि हम अपवर्ड मोशन की बात करते हैं तो मुझसे पूछा है कि वेलोसिटी और इसका साइन क्या होगा। अब बताओ बेटे, इन्होंने हमें क्या चीज़ रिस्ट्रिक्ट कर दी है, इन्होंने वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या बोल दिया है, ये पॉजिटिव। क्या बोल दिया है, पॉजिटिव। इसको समझने के लिए सी पार्ट को पहले हम समझते हैं बेटे। सी पार्ट क्या बोलते हैं, हमने यहाँ पर x और t 0 बोल दिया है और ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अप बोला है। अब मुझे किसका साइन बताना है, एक पोजीशन का बताना है, वेलोसिटी का बताना है, एक्सेलरेशन का बताना है। अब इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जो भी हमारे एक्सेस होते थे, यदि ये वाला एक्सेस मैंने पॉजिटिव बोल दिया तो ये वाला एक्सेस क्या बन गया मेरा, नेगेटिव। अब यदि ऑब्जेक्ट को मैंने वर्टिकल किया, जो पोजीशन बनेगी है ना, पोजीशन तो अप जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा, नेगेटिव। और वेलोसिटी भी क्या कहलाएगी हमारी, नेगेटिव। और एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा हमारा, एक्शन तो डाउनवर्ड ही एक्ट करना है। ऑब्जेक्ट यहां जा रहा है, ये एक्स और ये क्या है, वी है, तो एक्शन क्या जाएगा हमारा, पॉजिटिव। क्यों आया, क्योंकि हमने अजम्पशन दे दी। इन्होंने क्वेश्चन बोला कि आपने इसको क्या लेना है, पॉजिटिव, जबकि प्रैक्टिकली हम क्या लेते हैं, ये हमेशा क्या लेते हैं, नेगेटिव। आप क्या लेते हैं, पॉजिटिव, पर ये अज्यूम कर लिया है, तब हमने आंसर ऐसे बना दिया, डी। सो वी आर डिस्कसिंग सी पार्ट। सी पार्ट में हमने क्या डिस्कस कर लिया था, एक्स और टी दोनों 0 लिए थे,
वर्टिकल डाउन को पॉजिटिव ले लिया था, हमें किसके साथ में था, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, द बॉल ड्यूरिंग अपवर्ड, एंड एक वर्ड रह गया कौन सा, डाउनवर्ड मोशन। अपवर्ड तो हमने बता दिया। अच्छा, हम डाउनवर्ड मोशन की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटे हमारा, यहाँ देखते हैं डाउनवर्ड मोशन। सो डाउनवर्ड मोशन मतलब ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, तो ये डायरेक्शन क्या वाली, पॉजिटिव। तो डाउनवर्ड मोशन में ये चीज़ हो गई बेटे हमारी अपवर्ड मोशन की, किसकी हो गई बेटे, अपवर्ड। और डाउनवर्ड में क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड मोशन। डाउनवर्ड में पोजीशन भी पॉजिटिव, वेलोसिटी भी पॉजिटिव, पोजीशन भी पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, और एक्शन भी पॉजिटिव। फिर अब डाउनवर्ड क्या लिया हमने, पॉजिटिव। सो ऑल थ्री आर पॉजिटिव। क्लियर। द नेक्स्ट इज अ डी पार्ट। टू व्हाट हाइट डज बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड। कितनी देर के बाद बॉल प्लेयर के हैंड में आएगी। मतलब यहाँ से हमने एक बॉल की थी, स्पीड कितनी रखी थी, 29.4 मीटर पर सेकेंड। बॉल ऊपर जाती है, फिर यहाँ पर उसकी स्पीड क्या आ जाएगी, 0 होगी। उसके बाद बॉल नीचे आएगी, अब प्लेयर के हैंड में आ गई। अभी बोलते कितनी देर के बाद प्लेयर के हैंड में आएगी। तो हमारे पास हम क्या लेते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं दी हैं, तो हमने एयर लिख दिया इन्होंने, एंड निगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि एयर भी एक फोर्स लगाएगी, तो उसको हमने नेगलेक्ट कर दिया है। तो हमने ये मान लिया है जितना टाइम बॉल को ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम बॉल को नीचे आने में लगेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, हम बॉल को ऊपर जाने का टाइम निकाल लेते हैं। अब ऊपर जाने का टाइम कैसे निकाल लेंगे हम लोग, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हाईएस्ट पॉइंट का v कितना आ जाएगा, 0, और u कितनी स्पीड थी हमारी, वर्टिकली अप किया, प्लस 29.4, और g का ऐड करता है डाउनवर्ड, माइनस 9.8 और t। सो 29.4 इज इक्वल टू 9.8 t। t इज इक्वल टू 29.4 और 9.8। ज़रा इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से काट के देखो बेटे, 9.8 को 3 से कट जाएगा। t इज इक्वल टू 9.8 मल्टीप्लाई 3, 8 3 24, 27 और 29, तभी ऐसे फिगर दिए होते हैं। 29.4 तो 30 दे देते, क्या जरूरत थी 29.4 देने की। तो टी आ जाएगा 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड तो बॉल ऊपर जाएगी, उतना टाइम आने में लगेगा। जो टोटल टाइम लग गया हमारा, टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोल देते हैं इसको, जितनी देर ऑब्जेक्ट एयर में रहा, दैट इज अ टी इज इक्वल टू 3 + 3 मतलब 6 सेकेंड। तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा, 6 सेकेंड। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1 to 10। सो डू प्रैक्टिस, साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो डू हार्ड वर्क एज मच एज यू कैन डू। जितनी आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं उतना काम करें और अपनी कैपेबिलिटीज़ बढ़ाएं।